हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए टॉपिक पे। आज हम करेंगे नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी में हम बेसिक टर्म भी सीखेंगे, उसके साथ में उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी इसके साथ एक ही क्लास में पूरी कर लेंगे। ये ए टू जेड होने वाली है, यानी कि बेसिक चीज़ से एडवांस की ओर जाएंगे और इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास या ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में हमेशा ही कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको कॉपी पेन या फिर कुछ नोट्स बनाने ही होंगे। की पॉइंट हमेशा याद रखना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें से बनाए मैंने भी, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के और विद एग्जाम्पल भी आपको अंडरस्टैंडिंग अप्रोच इंक्रीज कर सकूं। ठीक है, और चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पहले कोर कंसेप्ट बात करते हैं। जीडीपी, रियलिटी में जीडीपी होती क्या चीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो, उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे हमारा भारत है, प्यारा भारत है, प्यारे भारत के अंदर जो भी चीज़ें बनती है, जो भी चीज़ें बनती है, प्रोडक्शन होता है, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन इसी हिंदी में कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष कब होता है? जब एक फाइनेंशियल वर्ष हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारे भारत का एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। इस टाइम पीरियड ड्यूरिंग के दौरान हमारे भौगोलिक सीमा यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारत की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल बाजार मूल्य से है। अंतिम वस्तुएं का मतलब क्या होता है? अंतिम वस्तुएं मतलब कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हो, लास्ट में जो चीज़ बन के तैयार हो जाती है और वो तैयार हुई बाजार अपने अंतिम उपभोग यानी कि कंज्यूमर के पास पहुंच चुकी है। यानी कि एक बिस्कुट है, एक बिस्कुट दुकान के अंदर है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वो अगर प्रोडक्शन यानी कि यूज़ करने वाला है, आपने बिस्कुट खाना है, आपके पास में हाथ में आ गया, आपने परचेज कर लिया, ठीक है, उसको बाजार मूल्य होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, एक होता है फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस होता है उसे बनाने की कॉस्ट, मार्केट प्राइस होता है मतलब आपके हाथ में कब तक आ गया लास्ट में, उसके बाद में उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है, इज अ फाइनल गुड्स। ऑलराइट, अब देखो जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म के साथ साथ ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सी मतलब क्या होता है? सी मतलब मैं आगे आगे सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बेसिक चीज है, अभी तो कोर सब्जेक्ट है जो आगे भी आपको ध्यान रखनी है। जीडीपी के अंदर क्या क्या चीज होती है? देखो, जी है वो आपको ध्यान में रखना है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? सी से क्या होता है? कंज्यूमर, पब्लिक होती है जो फाइनल गुड्स होती है, जो गुड्स एंड सर्विस होती है उसका कंज्यूम करने वाली चीजें। आई से इन्वेस्टमेंट होती है, भी लास्ट इन्वेस्टमेंट क्या ऐड किया जाता है। तीसरी चीज है जी। जी क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, जितना एक्सपेंडिंग सरकार करती है, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, ठीक है, पुल बनाती है, सड़क बनाती है, उस चीज को जीडीपी में काउंट करती है। इसके मतलब क्या होता है? जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करके यानी कि माइनस करके उसमें से प्लस माइनस करके उसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, दक्षिण कोरिया की कंपनी है जो सैमसंग हम मोबाइल देखते हैं, यदि भारत में मोबाइल बनाती है तो वह कमाई भारत की जीडीपी में जोड़ी जाएगी। देखो, जो भी भारत की सीमा के अंदर मतलब कि भारत के बॉर्डर के अंदर जो भी प्रोडक्शन कोई बाहर की कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगा के बनाई जाती है, तो उस फैक्ट्री में जो भी बनेगा उसका वो फाइनल गुड्स होगा, वो भारत की जीडीपी में बनाई जाती है। उसकी ओनरशिप यानी कि उसका मालिक कहीं भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन जब वो फैक्ट्री लास्ट में प्रोडक्शन बनते तैयार हो जाता है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से कंसेप्ट समझेंगे हम, इसलिए तो मैं लाया हूँ इस चीज़ को। ठीक है, जीडीपी आपने समझ ली, इसका मतलब क्या है? निवल या शुद्ध घरेलू उत्पादन। इसका मतलब देखो पहले परिभाषा, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली घिसावट को घटाने के बाद जो बचता है उसे घरेलू उत्पादन कहता है। इसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब है जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है, उस बनाने के दौरान हम जो चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए आप, हम क्या कर रहे हैं, किसी
प्रोडक्शन फैक्ट्री में कोई सामान बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, उस गुड्स को बढ़ाने के लिए हमारी मशीन, एनर्जी, जो चीज़ लगती है उसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली गिरावट, रोड का, ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जो भी उस चीज़ का होता है, मान के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपने, डिप्रिसिएशन का ओनली मतलब बता रहा हूँ, जीडीपी नहीं, इसका डेप्रिसिएशन का मतलब जिसे नहीं पता मैं बता रहा हूँ। आपने नया पंखा लिया है, उस पंखे की आपने 6 महीने के बाद में बेचते हो, तो 6 महीने में जो घिसावट हुई है, उसके अंदर यूज है, उसने यूटिलाइज किया सारा, कुछ तो घिसावट हुई है, वो माइनस कर देते हैं। मतलब हम नई चीज़ से लाते हैं, अगर 2 दिन भी यूज कर ली, उसमें से प्राइस हम माइनस कर देते हैं। कार लाते हो, सेकेंड हैंड कार लाते हो, जो भी माइनस प्राइस दे लेते हैं। जो माइनस प्राइस होता है ना, कम धीरे धीरे टाइम के साथ जो कम होता जाता है, उसको ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है भाई। जीडीपी में से हमें, जीडीपी के अंदर क्या होता है, जीडीपी के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है जो लास्ट ईयर की ऐड हो जाती है। मान लें वो बिस्कुट है जो हम पहले बात कर रहे हैं, वो बिस्कुट रियलिटी में पिछले साल बना है, लेकिन अब वो फैक्ट्री में स्टॉक में पड़ा रहा या फिर फैक्ट्री में कहीं भी पड़ा रहा, लेकिन अगले साल मान लो दिसंबर में था, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के लास्ट में वो बिक गया, 4 महीने बाद बिक गया वो। लेकिन हमें क्या, वो प्रोडक्शन कब हुआ, उसका प्रोडक्शन लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन वो अगले साल 6 महीने में, 4 महीने में बिक गया, लेकिन जो अगले फाइनेंशियल ईयर में गिना जाएगा। जब डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस किया जाता है, कोई भी चीज़ की जो टाइमलाइन है, ड्यूरिंग पीरियड होता है, उसके अंदर जो यूज करने के बाद जो घिसावट होती है, उसको माइनस किया जाता है। देखो, यदि भारत में एक साल में 100 रुपये का कुल उत्पादन हुआ है, तो मशीन की घिसावट 10 रुपये का नुकसान हुआ है। मतलब कि हम चीज़ें जो बना रहे हैं, देखो 100 रुपये की चीज़ें बनाई, उस 200 रुपये की बनाने की चीज़ के पीछे हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था। मशीनें खरीदी गई, मशीन का अब 4 साल पहले मशीन खरीदी, 4 साल का मेंटेनेंस खर्चा होता है, फैक्ट्री का रेंट होता है, जो चीज़ें होती है, सब चीज़ माल माइनस करने के बाद में जो नई चीज़ बचती है ना हमारे पास, उसको कहते हैं एनडीपी। एनडीपी ये चीज़ होती है शुद्ध। शुद्ध मतलब इनप्योरिटी लेवल पे हमारा 90 रुपये होगा। तीसरी चीज़ आ जाइए दोस्तों, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, ये जीएनपी, मैं और बता दूं, लास्ट में आपको जीडीपी, जीएनपी इजीली बता दूंगा, अभी आप इजीली इसको समझ पाओगे, इतना टफ नहीं है ये, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लो पहले। सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में जीडीपी, एनडीपी बदलना आपके 1 मिनट का होगा, ठीक है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, समझो तो बहुत बड़ी है, ना समझो तो चुटकी भर है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है, पहले बताऊं। सकल घरेलू उत्पादन हिंदी में कहते हैं उसको। देखो, नेट लग जाए, नेट का मतलब तो आपको पता चल गया ना, शुद्ध मतलब प्योर, प्योर नेट, नेट का मतलब होता है डी। अब देखो, मैं कंसेप्ट ये बता रहा हूँ, हमने 2 कंसेप्ट सीख लिए, अभी तीसरा कंसेप्ट आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जिसमें आपको याद रहे। देखिए, ये होता है जीडीपी। अब जीडीपी को हमें एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बनाना है, ठीक है। नेशनल, ये दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, पहले आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन समझाया, बाद में नेट वाला समझाया। नेट में से हमें देखो, अभी ग्रॉस को नेट में बदलना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। हमेशा याद रखना, जब जी पहले अक्षर हमेशा रखना, डेप्रिसिएशन होता है ना, वो डेप्रिसिएशन हमेशा पहले वर्ड के लिए ही यूज किया जाता है। जब जी को एन में बदलना है या फिर एन को जी में बदलना है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इसमें प्लस हो जाता है एन से, और जी में से ऐसे होता है। देखिए, ऐसे याद रखना, हमें जी है, उसके बाद में ही एन आता है, ठीक है। जी के बाद में ही एन आता है तो हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन। और एन है ना, वो एन पहले आता है, किससे, जी से पहले आता है, मतलब जी के बाद में आता है, तो बाद में आता है तो ऐड कर देना है हमें। ऐसे आप याद रख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। मतलब ये मैंने बेसिक चीज़ बताई है, अभी हम आज जैसे आगे बढ़ेंगे ना, दोबारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा जब मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा आपको। अभी तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखें, इंटरेस्टेड के लिए बताइए।
ओके, ये वाला नहीं लेते हम, ये वाला लेना है, ये चॉइस करना है। हो जा भाई, तू क्या चाह रहा है? बड़ा ज़्यादा यार, थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा इसमें, हल्का सा कम कर। चलो ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। देखो देश नेट की बात, देखो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है एक कंट्री की सीमा के अंदर। नेशनल प्रोडक्ट की बात करूंगा, अभी बताऊंगा। देश के नागरिक द्वारा अर्जित कुल आय, चाहे वह देश के अंदर हो या विदेश से, ठीक है। देखो देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भारत के अंदर कमाए या फिर विदेश में। मान लीजिए यहाँ से अमेरिका गया हुआ आदमी, जो अमेरिका में कमाता है, और अमेरिका में कमाने के बाद में इंडिया के अंदर जो पैसे भेजेगा वो इंडिया की जीडीपी में काउंट किया जाता है, ठीक है। देखो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्लस जीडीपी प्लस में एन, यानी कि NFI, ठीक है। NFI का मतलब सिंपल मान लीजिए विदेश से पैसा आना। अब याद रखना हमेशा ही। दूसरा कंसेप्ट है जी, और इसका जी तो सेम है। जब हम एन बीच वाले की बात कर रहा हूँ, बीच वाले को चेंज करना है ना, हमेशा ही याद रखना। पहले वाले में तो मैंने पहले बता दिया, बीच वाला चेंज करना होता है तो ये सिर्फ विदेशी अर्जित से आ जाता है। यानी कि जब डी से हमें एन की ओर जाना है तो हमें प्लस कर देना है, और जब एन से डी की ओर आना है तो हमें फॉरेन करेंसी जो विदेशों से आती है वो माइनस कर दें। और एक और कंसेप्ट ये साथ में बता दूं, डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम क्या होती है? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सैलरी, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी में से टैक्स कट गया, ठीक है, PPF कट गया, TDS का जो भी कटने के बाद में फाइनल आपके हाथ में जो 90,000 रुपये आए हैं उसको ही डिस्पोजल इनकम के थ्रू बताया जाता है। अब तीसरा कंसेप्ट करेंगे। देखो भारतीय अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा, आप जानते होंगे, अमेरिका में काम करते जो कमाती है तो वो भारत में सेंड करती है, तो भारत के लिए वो GNP जोड़ जाएगा, ठीक है। ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ये भारत की GNP में ऐड हो गया। विदेशों में जो लोग काम करते हैं, भारत अभी बहुत ज़्यादा, हम सेकंड या थर्ड पे हैं, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, जो विदेशों से पैसे कमाई करके इंडिया में भेजा जाते हैं बहुत सारे। नेट नेशनल प्रोडक्शन, अभी देखो नेट नेशनल प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है? देखो GNP में मूल्यह्रास, देखो मैंने बताया था पहले के वर्ड होते हैं ना, पहले वर्ड में हमें से डिप्रिसिएशन का ही लेना देना है, दूसरे अंदर विदेश से आए थे, और आगे मैं फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट बता दूंगा, ठीक है। घटाने के बाद बची हुई शुद्ध राष्ट्रीय आय, देखो हम नेशनल इनकम बताते हैं। आपने सुना होगा भारत की नेशनल कैपिटल कितनी है, ठीक है, भारत की नेशनल इनकम कितनी है। जो नेशनल इनकम होती है ना, वो रियलिटी ये होती है NNP, ठीक है। NNP नेशनल प्रोडक्शन। देखो GNP क्या होता है? जी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब पहले से लेना देना है, दूसरे तीसरे वर्ड से लेना देना नहीं है, ठीक है। घटाने के बाद शुद्ध चीज बचते है उसे करते हैं, समझ आ गया। देखो विशेष नोट क्या, अब देखो NNP फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट होता है जो चीज फैक्ट्री में बन गई लेकिन मार्केट में किसी कंज्यूमर के पास नहीं आई, मतलब बन के तैयार है वो चीजें, उस पर जितना खर्चा करना था उसको फैक्ट्री में कहा। फैक्टर कॉस्ट या फैक्ट्री में, मान लीजिए याद करने का तरीका है, फैक्ट्री के अंदर है, बन के स्टोर रूम में तैयार है, अभी मार्केट में नहीं है। देखो साधन लागत, ठीक हो, ये एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम माना जाता है। अब पूछे नेशनल इनकम क्या है? ये फैक्टर कॉस्ट शायद मार्केट कॉस्ट हो गया, ये करंट अफेयर जो अपडेटेड है उनको पता होगा, ठीक है। ये फैक्टर कॉस्ट है या फिर मार्केट कॉस्ट में, आप एक बार रीचेकिंग कर लेना, फिलहाल अभी अपडेट हुआ कुछ चीजें, ठीक है। और NNP ही हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है, याद रखना। अब पूछे नेशनल इनकम भारत की क्या होती है? वो NNP होती है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बोल सकते हो जिसे हम। अभी चलो दोस्तों, हम तीसरा कंसेप्ट हो गया हमारा, चौथा भी हो गया। चलो अब देखो फाइनल और मिडिटरी गुड क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो फाइनल गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स है कि आपने एक आटा खरीदा, देखो पहले आपने गेहूं उगाई, गेहूं से आटा बना, आटा बनाने में जो कॉस्ट तो लगी होगी, गेहूं के लिए भी कॉस्ट है। फिर आटे से हमने क्या किया, फैक्ट्री में
बिस्कुट बनाया, उसको बिस्कुट बनाने भी कॉस्ट लगी होगी। बिस्कुट फाइनल गुड्स क्या होते हैं कि हम जो बिस्कुट बनाए ना वो हमारा फाइनल गुड्स हो गया। जब हम कंज्यूमर के तौर पे लास्ट में जो चीज़ यूज़ करते हैं वो ही हमारा फाइनल गुड्स होता है। मान ले कोई बच्चा आटा को डायरेक्ट यूज़ कर सकता है ना, तो उसके लिए आटा फिर फाइनल गुड्स हो गया। अगर आटे का यूज़ करके कोई और चीज़ बनानी है, हमें आटे से रोटी बना ली, तो आटा एज मतलब थोड़ा सा उसको बनाए ना, तो आटा का डायरेक्ट यूज करके रोटी बना सकते हैं हम। तो रोटी बनी है ना, तो हमारे वो फाइनल गुड्स होगी। लेकिन आटे से हम रिप्रोसेसिंग करके उसमें कुछ मिला के निकाल के जो चीज़ बनाते हैं, फिर एक और प्रोडक्शन बनाते हैं, जैसे बिस्कुट बन गया, फिर वो बिस्कुट हमारे लिए फाइनल गुड्स हो जाता है, ना कि आटा। ठीक है, बहुत सारे गन्ने से जूस बनाते हैं और गन्ने से चीनी बनती है। गन्ने से जूस बना, किसने जूस कंज्यूम कर लिया डायरेक्ट, तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स होगी। लेकिन जूस से चीनी बनी और चीनी किसी ने यूज की है तो इसलिए फाइनल गुड्स हो गया। और किसी ने चीनी से अपना किसी और पकवान बनवाने में, मीठे में, हलवे में यूज किया है, तो वो हलवा जीडीपी में वो फाइनल गुड्स के तौर पे माना जाता है। कहने का मतलब जो कंज्यूमर के हाथ में यूज करना, कंज्यूमर का मतलब लास्ट उपयोग, उपभोग में, इसका लास्ट में यूटिलाइजेशन मैं करूंगा, इसका यूज मैं करूंगा, उस बंदे के हाथ में जो फाइनल गुड्स बन के जो भी चीज आई है ना, उसको ही फाइनल गुड्स कहा जाता है। इसका मतलब कहते हैं मध्यवर्ती। इसका मतलब जो बीच में जो चीजें मिलाई जाती है, यूज की जाती है, गन्ना बना, जूस बना, चीनी बनी, उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये हम बता दें दुकान से खरीदेंगे, हम बता दिया मैंने, कोई बेसिक चीज़ें। ये पीपीटी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम, वहाँ पे मिल जाएगी इजीली। और वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम, ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। और अब बात करते हैं मुद्रा की भूमिका। देखो रियलिटी में ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था में हजारों अलग अलग वस्तुएं, जैसे सेब होगा, कार हो गया, ट्यूशन पढ़ाई होगी, इन सभी की मात्रा को सीधा जोड़ा नहीं जा सकता। हम डायरेक्ट ऐसा जोड़ नहीं सकते। मतलब कि आपके शहर में कम से कम 20 रेहड़ियां हैं जो पास पास में जो सब्जी अकेले बेचते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते ना, वो छोटे स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है, कैश पे कर रहे हैं या फिर छोटी मोटी कर रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। आपने सेब किसी को दे दिया, आपने दुकान मतलब पड़ोसी साथ में आ गया, भाई बोला कि ये बोतल मेरे को दे दे यार, मेरे को पसंद आ गया, ले 150 रुपये तू ले ले। लेकिन वो ट्रांजेक्शन तो हो गया ना आपका, वो आपकी पहले फाइनल गुड्स थी, लेकिन आपने किसी और को दे दो, उसके लिए फाइनल गुड्स होगी। तो रियलिटी में क्या है, इस चीज़ को माप नहीं सकते। आपने सर्विस दी, पढ़ाई दे, आपने किसी ने को पढ़ाया, या फिर आपने किसी काम किया, ठीक है, आपने किसी को मोबाइल सेट कर दिया तो उसके पैसे ले लिए, तो इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते भाई, ये अनकाउंटेबल चीज़ें हो जाती है। ठीक है, इसको हली हम एक मेजरमेंट है, इसको ही मुद्रिक यानी कि मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है, याद रखना हमेशा। देखो क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू, क्या होती है मॉनेटरी वैल्यू? वो होती है जिसे हम अनकाउंटेबल में गिनते हैं, जैसे सेब, कार, ट्यूशन, इनकी ट्रांजेक्शन पे हमें करोड़ों लोग करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन होती तो है ना, एक मेजरमेंट के तौर पे माना जाता है। देखो सकल उत्पादन का माप, देखो ग्रोस डोमेस्टिक का जो मेजरमेंट है उसका, देखो मुद्रा का प्रयोग से ही हम अंतिम आउटपुट है, जो प्रोडक्शन, जो आउटपुट निकला ना जीडीपी का, एक सटीक मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू निकाली जाती है। देखो 3 सा कंसेप्ट मैंने बता दिया, तीसरा कंसेप्ट अभी दोबारा बताऊँ, ये सॉरी तीसरा कंसेप्ट अभी सुन लीजिए। देखो हमें स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। स्टॉक यूपीएससी, एसएससी या फिर पीसीएस लेवल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए किसी भी बच्चे को। अभी स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या आना चाहिए आपके दिमाग में भाई, और फ्लो का मतलब क्या होता है? देखियो किसी एक निश्चित समय बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। किसी मान एक, अभी जो ऊपर वाला कंसेप्ट है ना, वो दो टाइप में हम मेजरमेंट करते हैं, मापा जाता है। 31 मार्च को आपके बैंक खाते में जमा राशि देश की कुल उत्पादन उपलब्ध, मतलब कि कुल उपलब्ध मशीनरी या पूंजीगत वस्तु है। कहने का मतलब मेरी बात सुनो, क्या होता है स्टॉक? क्या होता है स्टॉक है जो फिक्स टाइम पीरियड में बात करता हो, ठीक है, अपने कुल अपने अकाउंट में जमा पैसे किए, वो टाइम डिपॉजिट था। अब फ्लो क्या होता है, दोनों में अंतर समझाऊंगा ना, तब बस अच्छे समझा। किसी निश्चित समय अवधि में, जैसे प्रति माह, प्रति वर्ष। देखो कहने का मतलब है जो स्टॉक होता है ना, वो किसी का टाइम पीरियड में नहीं होता, आप आज पैसे कर दो, कल भी कर दो, परसों कर दो। लेकिन फ्लो क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड, जैसे प्रति माह, प्रति वर्ष,
के दौरान मापी जाने वाली वस्तुएं होती है। आप जो सैलरी देते हो मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के जो गैप होता है उसमें देते हो वो सीधे। आपकी मासिक आय, पूंजी में होने वाली वार्षिक परिवर्तन, निवेश, गिरावट, डिप्रिसिएशन। देखो मशीन चल रही है तो रोजाना डिप्रिसिएशन धीरे धीरे जो टाइम पीरियड का होता है ना, मतलब आपका जो मशीन 6 महीने पहले लेती है उसका 6 महीने के अकॉर्डिंग आपने किया होगा, जैसे किसी ने अकाउंटेंसी किया उसको पता होगा वैसे। लेकिन मैं बता दूं एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है ना ये चीज़ें, भी 3 महीने का यूज करो, 4 महीने यूज करने के बाद में इतने पैसे कम हो जाते हैं। उसका स्टॉक का मतलब यही होता है कि कोई टाइम पीरियड नहीं है उसके अंदर, आप जब चाहे ट्रांजेक्शन और कैपिटल लगा सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन फ्लो के अंदर क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड का मेजरमेंट के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, देखो कैपिटल एक स्टॉक है, याद रखना। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है ना ये एक फ्लो है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो, कैपिटल एक स्टॉक है, याद रखना ये कंसेप्ट। इंटेंजिबल कैपिटल क्या होती है, देखो वो चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, जो ठोस नहीं है, अपना इसका एक आकार नहीं है। अर्थव्यवस्था में नवाचार, उत्पादन और जो कंपटीशन को बढ़ावा देती है। देखो पेटेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, ये इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, ब्रांड हो गया, कस्टमर लॉयल्टी होगी, मानव पूंजी होगी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना दोस्त, मैंने बस थोड़ा सा इसे नोट्स में डाला है क्योंकि थोड़ा फ्लो बनता, क्योंकि हम वो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं ना। ग्रोस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क देखिए यहाँ पे, मैंने अभी देखो ग्रोस और इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक वर्ष में नई पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे मशीन, भवन, पुल पर किया गया कुल व्यय, जो एक साल के अंदर हम जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट करके हमारे पास जो कैपिटल प्राप्त होती है, कैपिटल के तौर पे मतलब मशीन होगी, भवन हो गया, पुल हो गया, तो उन पर किया गया कुल व्यय होता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पुरानी मशीनरी की गिरावट को हटाने के बाद पूंजीगत स्टॉक में वास्तविक वृद्धि होती है, उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहता है। नेट का मतलब ही मैंने शुद्ध बताया था, शुद्ध में मतलब कि शुद्ध और जी में ए पहला अक्षर है, यानी कि डेप्रिसिएशन का लेना देना है। ठीक है, इसमें जीडीपी में शामिल किया जाता है, इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। चलो देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, किसी देश की वास्तविक आर्थिक विकास केवल तब संभव है जब नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो। यदि देखो क्या है, कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, 100 रुपये का प्रोडक्शन किया, लेकिन 100 रुपये का प्रोडक्शन किया है ना हमने लास्ट में, तो इसके लिए हमने 40 रुपये स्पेंड कर दिए, तो हमारे पास तो 60 रुपये हुआ। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन तो तब होगा ना जब विकास की, जब नेट इन्वेस्टमेंट जीरो। नेट इन्वेस्टमेंट का जीरो होने का मतलब कैसे है कि हमने जो 100 रुपये का प्रोडक्शन किया है उसको बनाने में 40-50 रुपये तो खर्च ही कर दिए भाई हमने अगले साल। ठीक है, तो कैपिटल में कैसे, किसी ने रोड बनाया, 10,000 करोड़ का रोड बनाया, लेकिन अगले ही साल वो अगले 4-5 महीने में वो फ्लड में कारण टूट गया, तो वो कैपिटल तो गई ना भाई। ठीक है, मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया कि उसे बनाने के बाद में जो हमारे पास वो प्रॉफिट बचा है, जो भी हम बनाने के लिए जो मशीनें यूटिलाइजेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और या फिर उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि हम जो प्रोडक्शन दिखा रहे हैं 100 रुपये की चीज़ बना के, उस पर जो बनाने में जो कॉस्ट आई है वो हमारी 40-50 है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जीरो होने का मतलब, जीरो से कम या जीरो होने का मतलब, जो हमने 100 रुपये की चीज़ बनाई है ना उसको बनाने का जो खर्चा होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए 10 रुपये, 5 रुपये या फिर जीरो के आसपास, तब हमारे पास 90-95 या फिर 100 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को, ये आर्थिक विकास का केवल तब संभव है जब हम जो चीज़ सकारात्मक पॉजिटिव का मतलब मैंने ये आपको बता दिया। पूंजी स्टॉक स्थिर रहेगा। ठीक है, मैंने स्टॉक का मतलब बता दिया था ऊपर, पूंजी कैपिटल का स्थिर रहेगा। अब देखते हैं ट्रेड ऑफ। चलो इसका मतलब क्या है, तो मैं बेसिक बता दूं, मेरे को भी पहले नहीं पता होता था लेकिन जब तैयारी करने लगा तब पता है नॉर्मल। इसका मतलब होता है वर्जिश। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट या फिर अपोजिशन, मतलब उपभोग, कंज्यूमर और निवेश की बात कर रहा है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वर्तमान जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि करती है। उपभोग वस्तुएं, ध्यान रखना इसकी पे, जब आपको जीवन जीने के लिए और कल्याणी वस्तुओं में वृद्धि करती है। और कैपिटल गुड्स कौन है, जो भविष्य में उत्पादन क्षमता को निर्माण करती है। कैपिटल क्या होती है, वो चीज़ होती है जब हम भविष्य पर निर्भर होने के लिए जो आज जो पैसे इन्वेस्ट करके आगे जो पाने वाली चीज़ें है ना उसको इन्वेस्ट करें। कंज्यूमर क्या होती है, अब ये आपके पास आपके हाथ में 1 किलो सेब है,
अभी आप अभी यूज कर लोगे, खा लोगे तो वो कंज्यूमर होगा। लेकिन हम क्या स्टॉक के रूप में रख लेते हैं, या फिर उसको किसी को बेचने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसका बीज निकाल के पे लगाते हैं, तो वो कैपिटल बन जाता है। कैपिटल मतलब आप भविष्य पे डिपेंडेड हो, भी इसका मैं भविष्य में यूज करूंगा। ठीक है, शब्द का उपयोग और शब्दों का विचार समझें। ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ द्वंद्व, हिंदी में द्वंद्व। देखो संसाधन, रिसोर्स की बात कर रहा है कि सीमित। देखो हमारे पास एक लिमिटेशन है। आपके घर में 100 सेब है, वो 1 किलो ही सेब है, चाहे आप 10 लोग खा लो, चाहे 5 लोग खा लो। ठीक है, उस रिसोर्स का पूरी दुनिया में हर चीज़ का एक लिमिटेशन होती है, लिमिट की चीज़ें के कारण अर्थव्यवस्था को वर्तमान उपभोग, कंज्यूमर गुड्स और भविष्य के बीच संतुलन बनाना होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अभी क्या होता है, हम अभी भी कंज्यूम करें अभी, या फिर तो कभी क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बात बता रहा हूँ वो भी, हम अभी यूज कर लेते हैं। सारा पेट्रोल निकल रहा है ना, अभी यूज कर लेते हैं भाई। लेकिन पेट्रोल कुछ चीज़ें भविष्य के लिए भी यूज स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने का मतलब है इन चीज़ों में बैलेंस बनाना। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है, ट्रेड मतलब चीज़ें को कंट्रोल करना, यानी कि हम अभी इतना यूटिलाइज करें जितने हमारी यूज करने की क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं, हम उसको इतना यूज करें, इफ़िशियंसी के साथ यूज करें। मतलब 100 रुपये का डीजल यूज किया ना, तो 100 रुपये के डीजल से कितनी कमाई कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर 100 रुपये का डीजल का यूज करके हम क्या कर पाएंगे। वेस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए। उनके बीच में जो बैलेंस होता है भविष्य में और अभी जो कंज्यूम करने, उन चीज़ को इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स की बात के बीच में संतुलन बनाना होता है। इसको ही हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। अब भाई देखो कंज्यूमर, अब देखो मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बनाया है दोस्त, चीज़ें नोट्स ध्यान में। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पता ही होगा, लेकिन बताना ज़रूरी है मेरे लाल लाली। ठीक है, अब देखो उपभोग यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, देखो परिभाषा और जो सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊं। वस्तुओं यानी कि गुड्स और एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं पर तत्काल उपयोग के लिए खर्च। ठीक है, अभी आपने तत्काल उपयोग करना है, कंज्यूम करना है, उसको खर्च होता है, तो वो एज ए उपभोग होती है। उपभोग क्या होता है? कंज्यूमशन। इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन अंदर बता रहा हूँ। भविष्य में हम डिपेंडेंट होते हैं, पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करते हैं, कैपिटल गुड्स पे जो खर्च करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट होती है। भोजन, कपड़ा, आवास, मनोरंजन अभी तुरंत यूज कर लेते हैं, लेकिन मशीनरी, उपकरण, इमारतें, बुनियादी ढांचा तो इसमें होते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो रोटी बनाने के लिए जो कढ़ाई है वो हमारे लिए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसमें क्या अल्पकालीन मांग यानी कि शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, मांग होती है। दीर्घकालीन गतिविधियों को बढ़ावा देता है ये चीजें, लेकिन ये दीर्घकालीन मांग होती है। विकास, उत्पादकता में योगदान देता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बात करता है। जो कंज्यूमर और कंजम्पशन होता है ना, वो अल्पकालीन मांग क्रिएट करता है। ठीक है, और ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो हमेशा ही इन लॉन्ग टर्म में होती है। ठीक है, और विकास उत्पादन को योग्यता देता है। अभी चीजें देखो, ये जबरदस्त कंसेप्ट है भाई, इसको तो नोट आउट कर ही लेना कहीं ना। COR, कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है दो? मेरे को नहीं पता, तुम्हें पता है होता क्या है ये? अब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई? चलो पढ़ के देख लेते हैं भाई। देखो कैपिटल आउटपुट रेशो यही रियलिटी है, बस यही चीज़ है जिसके आसपास आप अपने बिजनेस को डेवलप या फिर कमियां सुधार सकते हो। पैसे कमाने की जो आप प्रॉफिट कमाने की जो चीज़ें होती है उसकी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में आता है, नॉर्मली आ जाता है, ये कंसेप्ट। ठीक है, PCS में आ जाता है, UPSC में थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाता है, तब आपको बताऊंगा। लेकिन ये बेसिक क्लासेस होते हैं, धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल के भी आता हूँ। उत्पादन, प्रोडक्शन की एक इकाई, ठीक है, मार्जिन जो आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल क्या होता है, एक प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है भाई, आप ना रोजाना 100 रुपये मतलब 100 यूनिट बनाते हो, 100 यूनिट कपड़े बनाते हो, या 100 आर्टिकल बनाते हो। ठीक है, 100 आर्टिकल से आपको जो खर्चा हो रहा है वो 10 रुपये खर्चा हो रहा है। लेकिन आपको क्या किया, आपने 101 बनाना है, 101, 120, 130, जितना भी 100 से ज्यादा बनाना है। उस एक, मान लीजिए 100 से एक इंक्रीज कर दिया हमने, 101 बनाना है, तो उसको एक बनाने के लिए हमने कितना पैसा और लगाना पड़ेगा, तब वो एक बन के तैयार हो जाएगा। मतलब कि हमें
जो चीज़ 100 गुड्स बनाने में जितना पैसा लग रहा है और 100 से एक फालतू हो जाए, 101 हो जाए, तो एक जो हमने इंक्रीज किया है वो इंक्रीज करने पे हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई, इस चीज़ को कहते हैं। मतलब उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि कैपिटल और नीचे आउटपुट, हमने कितनी कैपिटल लगा दी, यानी कि जो मान लीजिए, एक सेकंड में एग्जाम अच्छे से बता देता हूँ, डर क्यों रहे हो यार, तेरा भाई है ना। अभी 100 रुपये की चीज़ से मैंने क्या किया, 100 रुपये हमारा, मैं पहले बताता हूँ क्या है। 100 रुपये में मैंने क्या किया, मशीन है, बिजली बिल है, ठीक है, और वर्कर प्लेस है, वर्कर सर्विस ली है मैंने, ठीक है। इसके लिए 100 रुपये लगा के मैंने क्या किया, 50 कपड़े बना लिए, 50 कपड़े बनाए। 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में मैंने 50 कपड़े बनाए, आउटपुट आया मेरे पास। उसके बाद में क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे को आउटपुट है ना 51 बनाना है, 51 बना, अगर 100 रुपये लगाऊंगा तो मेरे पास 50 बन रहे हैं। तो 51 बनाने के लिए क्या है, मेरे को 102 रुपये लगाने पड़ेंगे दोस्त। 102 रुपये, यानी कि जो हमारा 2 रुपये इंक्रीज हुआ ना मेरा, वो एक आर्टिकल मेरा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसको ही कहते हैं COR। मतलब कि जो एक यूनिट इंक्रीज कर दें, उस एक यूनिट को इंक्रीज करने पे कितनी कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट आओ, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, तकनीक है। तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी और पूंजीगत वस्तु मशीनरी की लागत पर निर्भर करती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दो यूपीएससी में 2018 के अंदर आया था ये, ठीक है। भारत में क्या है कि देखो मैं बताता हूँ, हाई सेविंग रेट, ठीक है, उच्च बचत दर के होने के बावजूद भी जीडीपी वृद्धि दर में धीमे रहने का मुख्य कारण COR कम क्षमता है। यानी कि हम जो चीज़ 10-50 बना रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उसको कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि जो चीज़ हमें क्या, इंडिया 100 रुपये में 50 कपड़े बनाता है, चाइना 100 रुपये में 70 कपड़े बनाता है, अमेरिका 100 रुपये में 40 बनाता है। दो कपड़े तो बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं। 100 रुपये यूज करके हमने कितने कपड़े इंक्रीज कर रहे हैं। ये चाइना के पास में, जो चाइना है मैं लिख देता हूँ, तो चाइना की इफिशियंसी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास बचत ऑफ से होने के बावजूद, ये कंसेप्ट याद रखना, जब भारत में उच्च बचत दर यानी कि हाई सेविंग रेट होने के बावजूद भी जीडीपी वृद्धि दर में धीमी रहने का मुख्य कारण COR में कम क्षमता होती है। देखो मैं बताऊँ, जब COR कम होता है ना, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, COR ज़्यादा रहते हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं। तो हम इंडिया 100 रुपये में 50 कपड़े बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं कपड़े के, ये 100 में 70 बनाना है। इसका मतलब है कि चाइना के पास इफिशियंसी यानी कि यूटिलाइजेशन चीज़ें हैं, जो पैसे जो बना रहा है तो उसके पास ज़्यादा है। इसके बाद में हमारे पास ये चीज़ें बचती हैं, तो हमसे अमेरिका क्या है, अमेरिका कॉस्टेबल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये में वो 40 बना रहा है, ब्रांड है जो भी है उनका, ठीक है। तो इस चीज़ को ही हम COR कहते हैं। समझ आए आप लोग COR क्या होता है? नहीं आया तो बता देंगे, धीरे से रिपीट करके पिछले वाली चीज़ें देखो पहले, ये इतनी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, आप पीछे वाली चेक करो। तो मैं बेसिक चीज़ भी बता रहा हूँ, एक बार एडवांस लेवल पे आऊँगा ना, जब तुम एडवांस करो, जब ऑप्शनल करोगे तब मैं बताऊँगा, ये मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ, लेकिन अभी आपको इतनी ही कर लोगे तो भी इनफ है आपके लिए। चलो दोस्तों, मूव ऑन हो गया क्या। देखो, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, देखो ICOR याद रखना। उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई एडिशनल यूनिट की वृद्धि करने की आवश्यकता को अतिरिक्त निवेश या पूंजी होती है। मैंने बता दिया ऊपर, ये बात है भाई, इफिशियंसी की बात करता है ये। एक अतिरिक्त एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हमारे पास कितनी पूंजी या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो घोट के पी जाओ। ये कंसेप्ट जिसको याद रख लेना जिसने, तो उसके लिए ऊपर की बातें हमेशा याद रखी। उच्च ICR याद रखना, ICOR अर्थव्यवस्था में कम कुशलता, लो इफिशिएंसी को दर्शाता है। में कम कुशलता को दर्शाता है। देखो जब हाई, जो बता रहा हूँ ICOR है ना, जब ये हाई रहता है
तो लो इफिशियंसी होती है। लो इफिशियंसी का मतलब को दर्शाता है, यानी कि एक यूनिट अतिरिक्त उत्पादन के लिए बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। ठीक है, निम्न यानी कि लो आईसीआर है तो मतलब हाई इफिशियंसी लेते हैं, बढ़ोतरी को दर्शाता देता है। अभी तो बात है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होगा। बात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा कि हम चीज़ों को प्रोडक्शन बना दे, भाई सारी फैक्ट्री ला के इंडिया में स्टेबल करके हम उससे प्रोडक्शन करें। चाइना में ऐसा क्या है भाई, चाइना इतना एडवांस क्यों है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड फेयर करता है भाई, दुनिया के साथ अमेरिका से भी ज़्यादा कंपनीज है। टेस्ला दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो सबसे बड़ा उसका जो फैक्ट्री है वो भी चाइना में। चाइना ऐसा क्या चीज़ देता है, इफिशियंसी दोस्त, कम कॉस्ट पे हाई एफिशिएंसी। ठीक है, बात फैक्ट्री की बात नहीं होती, इफिशियंसी की बात होती है कि आप एक यूनिट इंक्रीज करने पे कितनी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो। ठीक है, चाइना क्या होता है, आपको सब सारी चीज़ें लो देते हैं, सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है और वो लो कॉस्ट में अवेलेबल करवाता है। ठीक है, उच्च कुशलता का मतलब हाई इफिशियंसी और बेहतर उत्पादों को बढ़ाता देता है, ये चीज़ होगी ना। अब पूछ लेता है भारत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यार कि भारत को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन चॉइस करना चाहिए, हाई यानी कि हाई आईसीओआर या फिर निम्न आईसीओआर। तो हमें निम्न करना है, लो। लो का मतलब लो कम पैसे लगा के हाई ज़्यादा पैसे कमाना। ये मैंने बता दिया आपको जीडीपी क्या होता है ऊपर वाले में, लेकिन ये नोट्स कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने ऐड ऑन दोबारा कर दिया भाई, अच्छे से पढ़ पाओ, पीपीटी क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है बता दिया भाई, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ, बता दूँ क्या, बता अंकित भाई बता देते हैं, चलो बता ही देता हूँ दोस्त, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बताने की बात है कि आपको एक सिस्टमेटिक समझाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक समझाने के लिए मैंने पीपीटी नीचे बनाई है, वो उसमें बताऊंगा। ठीक है, हम नेक्स्ट कंसेप्ट में करेंगे, ये मतलब नीचे आएगा 5 मिनट बाद में जो चीज़ पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं अच्छे से कर पाऊंगा। अभी बस ये मैंने परिभाषा लिख रखी है कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। एक रिवीजन पॉइंट के लिए मैंने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, अजय देखो मैंने बताया था कारक लागत, जैसे एनएनपी यहाँ पे जो लिखते हैं ना फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट कॉस्ट के लिए होते हैं एमपी लिखते हैं, मार्केट कॉस्ट जैसे सीपी फैक्टर कॉस्ट। देखो क्या, एक वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग और उपभोग की गए उत्पादन के सभी कारकों की लागत को संदर्भित करता है। मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होती है जो बाजार मूल्य बाजार मार्केट प्राइस। देखो मैं आपको बता देता हूँ जो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट हमारा निकलता है जो मार्केट प्राइस है। ठीक है, इसमें देखो फैक्ट्री के अंदर चीजें हैं, अभी वो चीज क्या है फैक्ट्री के अंदर है, जो भी चीज आपके पास है वो फैक्ट्री के अंदर है। फैक्ट्री का मतलब है कि उस पर एक तो टैक्स नहीं लगा। ठीक है, और मार्केट दोनों में अंतर बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो हमें निकालनी क्या चीज़ है, जो फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो चीज़ फैक्ट्री के अंदर है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ मार्केट में है, मार्केट से फैक्टर को, मार्केट का मतलब मार्केट के अंदर आ चुकी है भाई, वो मार्केट के अंदर आ चुकी है, मार्केट के अंदर आ चुकी है मतलब उस पर टैक्स लगा होगा, जीएसटी लगा हुआ। तो हम जिसमें से नेट नेवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, कुल मिला के इसमें टैक्स कर दो माइनस। टैक्स माइनस करोगे तभी तो फैक्ट्री ना, फैक्ट्री के माल पे, तो फैक्ट्री के अंदर जो माल बन गया, जो फैक्ट्री अपने स्टॉक वो हमें कर रहे हैं, मार्केट में नहीं है, अब तक सप्लाई नहीं हुआ, तो उसमें टैक्स थोड़ी लगा है भाई। ठीक है, टैक्स तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी फाइनल गुड्स होगी ना, तो उसके अंदर मतलब जो आपके लास्ट में तैयार बन के मार्केट कंज्यूमर के पास पहुंचता है तब उस पर टैक्स लगता है जब हम खरीदते हैं उस चीज़ पे। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में ही नहीं आया तो उस पर मतलब टैक्स नहीं लगा हुआ, तो फैक्टर कॉस्ट पे हमेशा ही टैक्स नहीं लगता। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं तो क्या क्या चीज़ होती है, टैक्स माइनस कर दो, टैक्स माइनस करने के बाद में सब्सिडीज ऐड कर दो। यानी कि सब्सिडीज होगी ना, गन्ना बनाना है, गन्ने पर सरकार ने कुछ तो सब्सिडीज दी होगी, चीनी बनी है, चीनी पे टैक्स लगा है, फिर वो मार्केट में आई है, ऐसा होगा ना, लेकिन सब्सिडीज तो ऐड हुई है उसके अंदर, तो सब्सिडीज को प्लस कर दे दो। हमेशा ही याद रखना, एक चीज़ माइनस होगी और एक चीज़ प्लस होगी। अगर टैक्स माइनस हो रहा है ना तो सब्सिडीज प्लस हो जाती है। अगर सब्सिडीज प्लस हो रही है, अब मान लीजिए मार्केट प्राइस है,
फैक्टर कॉस्ट है, फैक्ट्री के अंदर है। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर जो सामान है उसको मार्केट में जाना है, कुल मिला के मार्केट में जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो टैक्स प्लस कर दो, लिख जा भाई, क्यों इम्तहान ले रहा है हमारा गाइस। एक तो धोखा बहुत जल्दी देता है यार ये पेन। चलो आप समझो मेरी बात, फीलिंग समझो। चलो ये हो गया टैक्स। जो फैक्ट्री के अंदर सामान है उसको हमें मार्केट में भेजना है, मार्केट में भेजेंगे तो उस पर टैक्स ऐड हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगी सब्सिडीज हमारी, ठीक है, ये सब्सिडीज माइनस हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अब मैंने बाजार मूल्य फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों बता दिया, ज़्यादा उसके अंदर है नहीं, ठीक है। ये देखो क्या हो गया है जी, सुनते हो, ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान क्या मतलब, देखो यह सरकार द्वारा व्यक्तियों को किए गए भुगतान को संदर्भित करता है जिसके लिए उन व्यक्तियों द्वारा बदले में कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं दी जाती। जैसे क्या होता है, भारत की जीडीपी के अंदर क्या चीज काउंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, ठीक है। भारत के अंदर क्या होनी थी, जो वृद्ध पेंशन देते हैं हम, जो बुजुर्ग होते हैं उनको जो पेंशन दी जाती है उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। और जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, आप स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तो मिली होगी कभी, वो कभी भी जीडीपी में नहीं दे सकती, क्योंकि जो पेंशन है और जो स्कॉलरशिप होती है वो कोई कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज नहीं करती, वो एक वेलफेयर का काम होता है, ठीक है। आप किसी बुजुर्ग को हमने पैसे दिए हैं तो वो पैसे चले गए ना, उससे कोई इनकम थोड़ी हो रही है, वो वेलफेयर का काम हो गया। जिस चीज़ में अंतरण भुगतान के अंदर जो चीज़ आती है, जो सरकार एक बार पैसे देती है और तो ना तो वो एक्सेप्ट करती है, वो हमारे पास दोबारा कभी आएंगे, सरकार का वेलफेयर के तौर पे जो पैसे दिया जाता है वो इस चीज़ को क्या अंतरण भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय आय, ये किसी देश के नागरिक चाहे वे देश के भीतर हो या विदेश द्वारा अर्जित समस्त कारक, यानी कि जो आय का योगदान है उसको बताएं। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसकी फुल फॉर्म है NIFA, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बाजार मूल्य NNP मैंने दिखा है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट माइनस हुआ है तो सब्सिडीज प्लस हो जाएगी। व्यक्तिगत आय, ठीक है, व्यक्तिगत क्या होता है, इसमें भुगतान सहित है, मतलब सभी व्यक्तियों को एक वर्ष में प्राप्त है इस प्रकार के व्यक्ति की आय जो पर्सनल इनकम प्लस NI प्लस अंतरण भुगतान माइनस कॉर्पोरेट, मैंने बता दिया आपको, ये जो सामाजिक सुरक्षा के लिए NI राष्ट्रीय आय के लिए होता है, ये होता है। डिस्पोजल इनकम बता दी मैंने, डिस्पोजल इनकम जो आपके कटपिट के अकाउंट में आती है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एक आधार वर्ष की कीमत पर मूल्यांकन कीजिए, मतलब एक आधार वर्ष है, एक आधार वर्ष क्या है, हमने क्या किया, एक आधार वर्ष डिसाइड कर रखा है। अभी क्या है, अभी अब हम चेंज करने वाले हैं, अब तक हुआ नहीं ऑफिशियली लेकिन हो जाएगा, आप जब तक ये वीडियो देखोगे अल्लाह के आगे। रियलिटी में क्या है, अभी हमने मान लो 2012 ये डिसाइड कर रखा है। रियल जीडीपी क्या होता है कि यह आधार वर्ष की कीमत के मूल्यांकन वस्तु और सेवाओं के चालू करंट अकाउंट के संबंधित है। ऐसे आधार वर्ष की कीमत स्थिर कीमत होती है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का बेहतर तरीका है, क्योंकि किसी भी विशेष वर्ष मेरे दोस्तों को मुद्रास्फीति को मैं बता रहा हूँ जीडीपी का बढ़ावा हो सकता है। देखो कुल मिला के क्या कहना चाहता है, हम 2026 चल रहे हैं, मान लो 2026, 2012 के अंदर जो हमने माना, 2012 के अंदर जो हमारी जीडीपी थी और आज की जीडीपी है, उन दोनों के बीच में अंतर का रियल जीडीपी जो आधार वर्ष से मापी जाती है, आधार वर्ष से मतलब 2012 हमारा आधार वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद में 2026 चल रहा है, उस 2000 भारत के अंदर जितनी भारत की जीडीपी थी, गुड्स था, मान लो उस टाइम भारत का जो एक सेब था, ठीक है, 1 किलो सेब का या फिर जो रेट था 1 किलो सेब मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए, उस टाइम की गाड़ी, पेट्रोल, कुछ भी चीज़ें, उस टाइम जो रेट था और आज के रेट में जो बढ़ा है ना, उसको ही महंगाई कहा जाएगा। मान लीजिए महंगाई रियल टाइम क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, 2012 के अंदर जो चीज़ हमें 100 रुपये मिल रही थी,
आज वो चीज़ें 120 की हो गई। हमने क्या सोचा 120 हमारी ग्रोथ हो गई भाई, 20 रुपये डेवलपमेंट हो गए, नहीं, हमारा 20 रुपये जो हुआ है ना, ये ही होता है महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे निकाली जाती है? आधार वर्ष में से रियल जीडीपी, यानी कि अभी जो बात चल रहा है, अभी उस चीज़ की गुड्स की वैल्यू, उस टाइम की गुड्स वैल्यू माइनस करने के बाद जो पैसे बचता है ना, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कुल मिला के, चलो भाई, इन्फ्लेशन समझ आया क्या होता है? इन्फ्लेशन कब निकालते हैं? 2012 से लेके अभी तक जो बेस ईयर्स है हमारा, जो बेस ईयर होता है उसमें से घटा के जो होता है। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल ये चालू वर्ष यानी कि करंट अकाउंट की बात करा कि कीमतों पर मूल्यांकन, यानी कि जो प्राइस अंतिम जो फाइनल गुड्स और सर्विस को वर्ष के उत्पादन को दिखाता है। मतलब कहने का मतलब होता है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अंतर होता है। नॉमिनल जीडीपी हमें पिछले साल में माप सकते हैं भी 2025 और 2026 में क्या गैप हुआ था। नॉमिनल जीडीपी करंट अकाउंट में सिचुएशन होती है। राष्ट्रीय आय के घटक, नेशनल इनकम के घटक, ठीक है, इसका मैंने क्या होता है, व्यक्तिगत उपभोग और व्यक्तिगत बचत दोनों को ऐड करते हो तो पीडीआई बन जाता है, व्यक्तिगत डिस्पोजल इनकम। ठीक है, आपने जो कंज्यूम किया, आपने जो बचत की, उसको डिस्पोजल इनकम। उसमें क्या क्या बनता है भाई, उसको नीचे बताता हूँ मैं तुम्हें। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों में अंतर पता होगा। प्लस इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट व्यक्तिगत कर, यानी कि इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐड कर दो। परिवार द्वारा भुगतान किए गए विविध शुल्क और जुर्माना सरकार की, इसमें वो भी ऐड कर दो जो आपको शुल्क, जो आपने शुल्क दिए है, जुर्माना दिया है, सरकारी गतिविधि प्राप्त की आपने। उसके बाद में जो चीज बन के आती है ना, उसको कहते हैं हम व्यक्तिगत आय। ठीक है, पर्सनल पर कैपिटा इनकम। उसमें कॉर्पोरेट लाभ ऐड कर दो। ठीक है, कॉर्पोरेट लाभ ऐड कर दो। ठीक है, अतिरिक्त और भी चीज होगी। निजी आय, ये होते हैं आपकी प्राइवेट इनकम। ये कुछ ज़्यादा फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, इसके अंदर मैं अच्छे से आपको कंसेप्ट को नीचे बताऊंगा, अभी जो हम अभी इसके बाद में करने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो बताया था मैंने क्या होता है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, माइनस कर दो। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण ब्याज दरें माइनस कर दो। सरकार से चालू अंतरण, अंतरण क्या होता है, करंट अकाउंट में अंतरण बताया था ऊपर, पेंशन छात्रवृत्ति माइनस कर दो। शेष विश्व से प्राप्त चालू अंतरण, विदेशों से भी होता होगा। निजी क्षेत्र घरेलू उत्पादन से प्राप्त करा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। राष्ट्रीय आय निकालने की एक लंबी सी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको नीचे बताता हूँ। पहले हम जीडीपी के बारे में थोड़ा और गहराई से देख लेते हैं, एहसास कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय सांख्यिकी कार्यकाल ये होता क्या है भाई? एनएसओ, भारत का राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? एनएसओ। याद रखना, भारत में राष्ट्रीय आय का मापने के लिए एनएसओ 3 मुख्य विधि का उपयोग करता है भाई। अभी देखो, जीडीपी को मापने के लिए 3 चीजें होती है, 3 मेजरमेंट है। देखो, उसमें होता है वैल्यू एडिशन मेथड, आय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, कुल मिला के जो चीजें हम ऐड करते जाते हैं, जो 100 रुपए की चीजें, 110 रुपए, 120 रुपए की, आटा मिलाया, चीनी मिलाया, जो भी पैसा है लगा के हमने सर्विस दे के, वर्कर लगा के जो फाइनल में जो गुड बचते हैं, वो इस मेथड से होता है। इनकम मेथड कहता है वेतन, ब्याज, मुनाफा, किराया, अप्रत्यक्ष कर प्लस राष्ट्रीय आय। इस चीज को, यह विधि दर्शाता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल कारकों को कुल मिलाकर कितनी आय प्राप्त हुई। ये इनकम के बेस पे होती है, मतलब आपकी इनकम कितनी है, इनकम बेस को वेतन, ब्याज, मुनाफा, जितना भी आपके पास चारों ओर से जितना पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, मतलब कि एक आदमी पैसे कहाँ कहाँ कंजर्व कर रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड होता है, जैसे कि हम बताते हैं ना, इसके अंदर ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, आपने देखा होगा डॉलर में होता है, जैसे $1 स्पेंड करने वाले या $2 स्पेंड करने से जो नीचे लोग हैं उनको पुअर कंडीशन, पुअर डाल देते हैं। उससे ज़्यादा हैं तो उसको मतलब ऊपर आता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे एग्जैक्टली, लेकिन ध्यान रखो। एक्सपेंडिचर मतलब का मतलब होता है सी, मतलब कि आपको होता है निजी उपभोग व्यय। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस आई से इन्वेस्टमेंट, सी से गवर्नमेंट व्यय, और शुद्ध आय यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को माइनस करके जीडीपी में काउंट करें। ये व्यय विधि से होता है। ये होता है दोहरा, डबल काउंटिंग को रोकती है। डबल काउंटिंग को रोकते के मतलब क्या होता है,
हम कोई चीज़ को दो बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर आपने कार खरीदी है, कार खरीदने पे आपने क्या किया, कार खरीद ली। कार खरीदने पे कार आपको पड़ी है 10 लाख रुपए की, लेकिन उस कार को बनाए जिस कंपनी ने, उसने भी कोई सामान खरीदा होगा। मान लीजिए उसने रॉ मटेरियल के तौर पर लोहा खरीदा है, लेकिन लोहा पे तो फाइनल गुड था ना उस कंपनी का। तो अगर मेरी कंपनी लोहा बेच रही है, स्टील के, लोहे के, मतलब कुछ भी टायर, सिर्फ टायर बेच रही है कंपनी, सिर्फ मेरी टायर बेच रही है, मेरे लिए तो फाइनल गुड्स हो गए ना वो, मैं तो फाइनल गुड्स बेच रहा हूँ। कंपनी ने, उसने तो वो पड़े किया ना, उसने मेरे पे कंपनी ने टैक्स लगाया, भाई तुमने टायर बनाया है, तुम पे टैक्स लगेगा। अब मैंने बोला अच्छी है, टैक्स पायर करके मैंने मेरा जो टायर का प्रॉफिट था उसमें से टैक्स ऐड करके मैंने कंपनी को बेच दिया, वहाँ पे भी टैक्स कंपनी लेगी। उसके बाद जो पैसे बन के वो टायर कच्चा रॉ मटेरियल के तौर पे किसी कंपनी दूसरे को प्राप्त हुआ, उसने वो उसका यूज किया टायर का। बहुत सारी कंपनी, अलग अलग कंपनी टायर यूज करती है, मतलब ट्रैक्टर में जिस कंपनी का टायर एक कंपनी का लगता है दूसरे में भी वो सेम लगता है ना टायर, और उसने भी ऐड कर दिया, उसने भी टैक्स का ऐड कर दिया, उसने भी अपने प्रॉफिट में टैक्स का ऐड करके सरकार फिर आ गई दोबारा कि तुमने कार बनाई है पूरी कंप्लीट है, उसका भी टैक्स दो, तो उसका भी टैक्स देते। तो वो टायर पे दो बार टैक्स लग गया, एक तो मेरे से लग गया, एक दूसरी कंपनी ने फाइनल गुड्स बनाया उसने भी वो टैक्स दे दिया। कहने का मतलब उस कंपनी ने भी टैक्स दे दिया ना, तो दो बार गुड्स लगता है, उसको डबल कहते हैं। तो ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। तो इसको रोकने के लिए ये होता है वैल्यू एडिशन मेथड। इसको डबल काउंटिंग मेथड को रोकने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। जो फाइनल गुड्स जो एक बार बन गई गाड़ी की पूरी बनने के बाद में उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो वो इसमें ऐड किया जाता है। वस्तु और सेवा में क्या क्या शामिल होती है, देखो बाजार में बिकने वाली वस्तु और सेवाएं, मोबाइल, कपड़ा सब होती है। पुरानी वस्तुएं न्यू होती, ठीक है, शामिल नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। अपने लिए उत्पादित वस्तु, जैसे घर में उपयोग के लिए सब्जी लेते हो आप, ठीक है, ये वायु, एयर, प्रकाश जो होती है, जो सार्वजनिक पार्क हो गया, इस पे जो टैक्स नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। छात्रवृत्ति, पेंशन, या फिर डोनेट करते हो, दान देते हो। मान लीजिए, देखो उदाहरण समझो, मान लीजिए किसी कुर्सी बनाने की प्रक्रिया है, लकड़ी है, लकड़ी को आपने 50 रुपए में बेचा, 500 रुपए में बेचा, सॉरी 500 रुपए में कुर्सी निर्माता ने कुल बनाकर 1500 रुपए की कॉस्ट लगी। उसने क्या, फिर दुकानदार को बेचते, दुकानदार को ये कॉस्ट पड़ी 2000 रुपए में, ये कुर्सी पड़ गई 2000 रुपये। तो 0 से 500 ये होता है मध्यवर्ती वैल्यू, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो ये होती है। 3 महत्वपूर्ण क्या होता है, मूल्य वृद्धि, आय और व्यय सिद्धांत रूप में परिणाम होता है। ये क्या बात कह रहा है, हमने बात कर ली ये तो ऊपर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कारक लागत क्या होता है, उत्पादन के साधन में जो श्रम, भूमि, लैंड, ठीक है, जो चीज लगती है उस गुड्स को बढ़ाने में जो जो कॉस्ट लगी है, वर्कर लगे हैं, बिजली लगी, 100 चीज हो गया, मिलने के बाद भुगतान, किराया, वेतन, लाभ, ब्याज, सब चीज को, इसमें कोई टैक्स या सब्सिडी शामिल नहीं होती। पहले याद रखो, कोई फैक्ट्री के अंदर चीज बन के तैयार हो गई लेकिन उस पर कोई टैक्स या सब्सिडीज नहीं लगी तो फैक्टर कॉस्ट हो गया। बेस प्राइस आपने सुना होगा, बेस प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस, रियलिटी में बेस प्राइस क्या होता है भाई। चलो, कारक लागत में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन टैक्स या सब्सिडीज को समायोजित कर देता है। यह उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता, फैक्ट्री की संपत्ति और लाइसेंस फीस पर होती है, ठीक है। बेस प्राइस क्या होता है कि ये इतना बेस हो गया लास्ट में, अरे ये इतने में मार्केट में जाएगा, इतने में बिकेगा, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर कोई प्राइस डिसाइड नहीं होता पहले से, इसका एक टायर का इतना पैसा है तो दूसरे टायर का इतना होता है। बेस प्राइस होता है वो डिसाइड हो जाता है, अभी इसका बेस इतना हो, ये से स्टार्ट होगा, मार्केट में जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गया। मतलब जो दिल्ली के अंदर फैक्ट्री है मान लीजिए, उस एक टायर का प्राइस डिसाइड नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट होगी, उसका बेस डिसाइड कर दिया 1500 रुपये इसका बेस प्राइस है। अगर वो दिल्ली से दिल्ली में बिक गया तो 1800 रुपये, 1600 में बिक जाएगा। अगर वो दिल्ली से मुंबई गया तो उसका 2000, 2200 रुपये हो गया। तो मार्केट प्राइस अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मार्केट ये बाजार मूल्य के उत्पादन, प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज को इसमें मिल जाती है भाई, ठीक है। अंतिम मूल्य के तौर पे होती है जिसमें जीएसटी, वेट, ईंधन, सब्सिडी, सारे टैक्स मिलाने के बाद जो फाइनल होता है मार्केट प्राइस होता है। बेस प्राइस मैंने बता दिया, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज कॉस्ट, यानी कि 200 करोड़ रुपए फैक्टर कॉस्ट है, उसमें 10 करोड़ रुपए उत्पादन करा है, माइनस 5 करोड़ सब्सिडीज मिल गई हमें, तो 205 करोड़ उसको
बेस प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस में से प्लस कर दो प्रोडक्शन टैक्स और माइनस करनी होती है हमें सब्सिडीज, ये यहाँ पे सब्सिडीज है, ठीक है, मैंने बता दिया यहाँ पे। चलो भाई अभी खेल होता है रियल, जो आपको कंफ्यूजन क्या होता है। बाजार कीमत पर देखो जीडीपी मार्केट प्राइस, देखो मार्केट प्राइस का मतलब यह है कि उस पे टैक्स लग चुका है, माइनस हो चुकी है सब्सिडी, मान ले मार्केट में आ चुका है। जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य होता है। मतलब क्या होता है, स्वामित्व तो देखो इसमें देश के निवासियों और गैर निवासियों कंपनी द्वारा किया गया शामिल होता है। इसका मापन का देखो क्या होता है, ये कंट्री है हमारा प्यारा भारत है, थोड़ा सा ये ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये भारत में फैक्ट्री है, और ये हमारा जब दोस्त है जापान। कुल मिला के यहाँ पे चीजें खेला क्या होता है, देखो अगर उसका मालिक है मारुति सुजुकी का मालिक है जापान से, लेकिन भारत के अंदर फैक्ट्री है, उसका मालिक कहाँ का है, एनएनपी, ये एनएनपी गिना जाता है दोस्त, ठीक है। अगर वो जीडीपी यानी कि भारत के अंदर है, उसका मालिक कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन वो फैक्ट्री जो फाइनल गुड्स बन के तैयार हो जाती है वो इस देश में बनी तैयार, तो वो उस देश की जीडीपी में काउंट होगी। उसका मालिकाना हक कहीं का हो जीडीपी के अंदर, कभी जहाँ पे जी स्टार्ट हो जाता है, जी इसका कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी जी सिर्फ डिप्रिसिएशन के लिए ही होता है, ठीक है। कुल मिला के जीडीपी का मतलब है मार्केट प्राइस, मालिक कहीं का हो लेकिन भारत के अंदर उसकी फैक्ट्री है और यहाँ पे उसके अंदर यहीं पे उसने प्रोडक्शन किया है, तो वो यहीं का माना जाएगा। मैंने बता दिया इसके अंदर जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या क्या चीज ऐड होती है। अब देखो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, दोनों में अंतर देखो। एक वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर फर्म द्वारा किए गए कुल उत्पादन का साधन लागत पर मुद्रित मूल्य, मैंने बताया फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। उत्पाद देखो उस पर क्या है, वास्तविक कीमत बिना कर सब्सिडी प्राप्त, मतलब कहने मतलब है कि क्या क्या कहना चाहता है कि उस पर टैक्स नहीं लगा, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट में दोनों में अंतर है, वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मार्केट में जो चीज़ें चल सके उस पर टैक्स लग सकता है और माइनस हो सकती है सब्सिडीज, फैक्ट्री के अंदर है तो फैक्ट्री के अंदर ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। मैंने जो कि ऊपर वाला जो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था, अभी मैंने लिखित तौर में एक एक लाइन टू लाइन मैंने चीज़ें दे दी है, ठीक है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बता दिया, ये जीडीपी, एक सेकंड को, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, 2 वर्ड लग। देखो यहाँ पे देखो क्या, जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, दोनों को एक साथ अंतर देखो। उपभोक्ता कंज्यूमर द्वारा चुकाई गई अंतिम बाजार मूल्य, आपने जो लास्ट में जो कंज्यूम करने वाला है किसी पिज्जा या बिस्कुट को, वो मार्केट प्राइस होता है। उत्पादक को प्राप्त होने वाला, उत्पादक जो बेचने वाला उसको जो प्राप्त होता है वो साधन लागत होता है। इसमें एनआईटी शामिल होता है। एनआईटी क्या होता है, एनआईटी होता है नेट इनकम टैक्स, इसमें घटाया जाता है, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस में एनआईटी जोड़ा जाता है, फैक्टर कॉस्ट में घटाया जाता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा हमारा कंसेप्ट है एनडीपी। चलो मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ये हमारा है जीडीपी, ये जीडीपी हमारा है फैक्टर कॉस्ट, और ये हमारा है एन, नीचे वाला कंसेप्ट है हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या जीडीपी से एनडीपी जाना है। जीडीपी मतलब होता है ग्रोस, इसका नेट होता है। देखो हम ग्रोस और नेट हमेशा ही, जो पहला डिजिट है ना, पहले डिजिट का लेन देन सिर्फ एक ही वर्ड से है, वो है डेप्रिसिएशन से, मूल्यह्रास से, ठीक है। ग्रोस का मतलब क्या है, ग्रोस का मतलब कि मार्केट में उतर चुका है। नेट मतलब होता है शुद्ध, नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध तभी होगा ना जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। ग्रोस का मतलब होता है कि पुरानी चीजें भी हो सकती है, 2 महीने पुरानी, 5 महीने पुरानी। नेट का मतलब होता है एन शुद्ध प्योरिटी लेवल पे,
ठीक है, प्योरिटी लेवल होता है तो माइनस। ग्रोस का मतलब होता है कि मार्केट में चीज़ें यूज हो रही है उसका, और नेट में बनाना है हमेशा ही, जी से नेट में कन्वर्ट करना है। नेट मतलब शुद्ध बनाना है, शुद्ध बनाने के लिए हमें तो उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। और इसका उल्टा करना है। अब नई चीज़ है, एन प्योर चीज़ है, मतलब ये नया मोबाइल है, कहना कौन था भाई साहब, नया मोबाइल है, उसको हमें ग्रोस में यूनिट करना है, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। अगर नया दुकान में पड़ा है तो नेट है, आपने दुकान में खरीदने के ले लिया और आप 2-3 दिन यूज करोगे तो माइनस प्राइस है ना, तो डेप्रिसिएशन ऐड होता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ऐड होने का मतलब कि डेप्रिसिएशन ऐड होने का मतलब कि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया उसके अंदर। डेप्रिसिएशन समझ आ गया कंसेप्ट पहला। अरे फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट कॉस्ट होता, ये भी कंसेप्ट यहीं करा देता हूँ। ये हो गया मार्केट कॉस्ट, लिख जा भाई, चल पढ़। मार्केट, ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये मार्केट कॉस्ट है। अभी क्या हमें इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें ऐसे कन्वर्ट करनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस, फैक्ट्री की चीज़ें मार्केट में आनी है तो इसमें टैक्स तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई क्या होता है, टी से टैक्स मान लीजिए, और माइनस क्या हो जाएगी उसकी सब्सिडीज, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया एक क्लियर। पहले अक्सर दिखाया मैंने सिर्फ, जी और एन का खेल है, अभी दूसरा दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पे होता है एन डी पी, फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी होता क्या, साधन लागत पे एनडीपी, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पाद के सभी, एक घरेलू की सीमा मतलब डोमेस्टिक के अंदर, डी का मतलब ही डोमेस्टिक होता है, डी का मतलब आ जाए ना तो डोमेस्टिक, ठीक है। श्रम पूंजी और उद्यम यानी कि इंटरप्राइज जो भी होता है, अर्जित कुल आय की बात करते हैं, ये फैक्टर इनकम की। अब देखो वेजेस खर्चा होता है, इंटरेस्ट लगता है, रेंट होता है, प्रॉफिट होता है, सारी चीजें होती है उसके अंदर, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहा जाता है। अब कुल मिला के यहाँ पे देखो, ये है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये एनडीपी मार्केट कॉस्ट। एनडीपी को अभी मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर में चेंज करना है, पहली बात तो फैक्टर को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से टैक्स माइनस करने पड़ेंगे और प्लस सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेगी, सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेगी, तब ये हमारा फैक्टर कॉस्ट में होगा। ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, ये एनडीपी मार्केट कॉस्ट है, तो ये चीज़ एनआईटी मैंने, एनआईटी क्या होता है, टैक्स में से सब्सिडीज घटाने के बाद जो बचते हैं उसको एनआईटी कह जाते हैं, तो माइनस कर दी। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पे जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, ये सिर्फ पहला अक्षर है, एन है, यहाँ पे जी है, सिर्फ पहले को हमें अभी जी को एन में बदलना है, मतलब कि शुद्ध चीज में लाना है, तो शुद्ध के लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया दोस्त। शॉर्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देख दिया, ये मैंने बता रखा पहले ही, कंक्लूजन कुछ है नहीं, अगर मेरे सारी कंसेप्ट क्लियर कर रही है तो कंक्लूजन लगाने की ये देखो रिवीजन, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में केवल मेहनत और उत्पादन से अर्जित आय यानी कि जो शामिल होती है, इसमें सरकार द्वारा किया गया टैक्स शामिल नहीं होता। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया ना, तो उसमें ट्रांसफर यानी ट्रांसफर पेमेंट भी, ट्रांसफर पेमेंट उसे कहते हैं, पेंशन जो भी जो होता है, छात्रवृत्ति तो जो सारी चीज़ होते हैं उसको ट्रांसफर में आ जाता है। बाजार कीमत मार्क एनडीपी मार्केट प्राइस, एक वस्तु के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन में से पूंजीगत परिक्षमता को गिरावट मूल्य ह्रास को घटाने पर जो चीज प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे मैंने पहला अक्षर ही है भाई, कुछ खास है नहीं, पहले एडवांस में करवा देता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन पहला अक्षर है, सिर्फ डी का लेना देना पहले से होता है। और ये चीज़ अभी अगर पीपीटी पढ़ोगे तो भी इस चीज़ का कहाँ यूज करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया। साधन लागत क्या होता है, साधन लागत पर निवल कुल उत्पाद, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मैंने बता दिया, सारे फैक्टर कॉस्ट एनआईटी ऊपर बताया था, अभी कुछ है ही नहीं खास। देखो ये याद रखना, एनडीपी नेशनल
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, केवल केवल वास्तविक उत्पादन की कमाई पर आय जुड़ती है। सरकार का टैक्स, सब्सिडी या जो हमारा पेंशन स्कॉलरशिप है इसमें शामिल नहीं होता। तो ये तीनों चीज किस में नहीं होती, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में ऐड नहीं होती भाई। जीएनपी, अब देखो चलो यहाँ से खेल होता है दूसरा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और इस चीज को ना उठा के एक बार बेसिक चीजें देखो। पहले बीच वाला देखूंगा, एन फैक्टर कॉस्ट, डी से अन में चेंज करना हमें, ठीक है। डी जो पहले वाला तो सेम है, डी वाला चेंज करना है अभी हम, डोमेस्टिक से नेट करना है। डोमेस्टिक से नेट करने के लिए हमने क्या किया था बताओ, एनएनपी की बात कर रहा हूँ मैं, एनएनपी से आपको दिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, मैंने शायद ऐड नहीं किया होगा इसमें, एक सेकंड रुकिए आप, कहाँ गया हमारा वाला, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दोस्तों, मैंने यहाँ कंसेप्ट, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अच्छे से लिख दिया है। तो चीज़ें का मतलब क्या है, जब एनएनपी मार्केट प्राइस को जीएनपी एनएनपी, देखो पहला सिर्फ ओनली पहला चेंज किया है, तो पहला चेंज करना है तो हमें डेप्रिसिएशन से चेंज होगा। अभी यहाँ पे पहला भी सेम है, पहला भी सेम है, यहाँ पे दूसरा चेंज किया है हमने, डी को एन में बदलना है। तो एन जो देखो दूसरा है ना, दूसरा हमेशा ही विदेशों से आए और जिससे लेना देना होता है, वो सिटीजन है कि नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट किस में है, सेकंड वर्ड से है। देखो देश के नागरिक एक वर्ष में उत्पादित सभी चीज होते हैं ना, उसको जीएनपी मार्केट प्राइस होते हैं। ये देश के सारे नागरिक, ठीक है, उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद जो विदेशों से कहीं से भी मशीन पूंजी होती है वो उसके अंदर होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक सिटीजन है कि उत्पादित, चाहे भी देखो देखो कुल मिला के बात होता है, हमें एनएनपी निकालना है। ये डोमेस्टिक हो गया। डोमेस्टिक को अंदर, डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक भारत के नागरिक द्वारा भारत के अंदर ही कमाए गए पैसे की बात कर रहा है, ठीक है। और एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन, मतलब कि हमें क्या ऐड कर दो, विदेशों में जो लोग गए हुए हैं वो भी पैसे मिलते हैं, वो भी इनकी भी इनकम हो जाती है ना, तो ये भी इनकम इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन भारत के नागरिक तो है लेकिन विदेशों में कमा के पैसे भेज रहे हैं, तो ये प्लस हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए। जो सेकंड चीज होती है ना, ये वाला सेंटेंस होता है हमेशा ऑलवेज, अरे यार ये सेकंड वाला जो एन और है, ये हमेशा फॉरेन से रिलेटेड होता है, मैं नागरिक है कि नहीं है, विदेशों से होता है। फैक्टर कॉस्ट सेम होता है, बस अभी कोई दिक्कत नहीं जीएनपी और डीएनपी में। एंड यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मान लो अच्छे से एग्जांपल के थ्रू बनाने के थ्रू चीज़ें होती है। ये हमारा था एन डी पी फैक्टर कॉस्ट, एन डी पी, एन एन पी नहीं यार, एन, अरे एक सेकंड वो पेन नहीं चल रहा है, सब्सक्राइब, एन डी पी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये हमारा दूसरा क्या है, जी एन पी, जो हमारा नीचे वाला है, ये है हमारे पास जी एन पी मार्केट प्राइस। देखो पहले वाले में से में होना है, हमें क्या करना है, इससे ये चेंज करना है, मान लीजिए अभी इससे ये चेंज करना है, ग्रोस से नेट शुद्ध बनाना है, शुद्ध के लिए तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है। चल पड़ भाई, क्यों उनका ले रहा है, नेक्स्ट सेकंड रुको यार, ठीक है।
इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। अभी नेट को डी में बदलना है, नेट को डी में बदलना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, फॉरेन जो भी इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक निकालना है ना, विदेशों से जो भी लोग गए हमारे, विदेशों से गए हैं उनका तो माइनस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट है उसको मार्केट प्राइस में करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर बना है, यानी कि तो टैक्स माइनस कर देंगे और टैक्स माइनस हो गया और सब्सिडीज ऐड होगी। मैंने एक ही कंसेप्ट ऊपर बताया था फैक्टर कॉस्ट का, डी का एंड डी का, हमेशा याद रखना। अभी दोबारा चीज़ें बताता जाऊंगा तो कैसे बेवकूफ़ की तरह कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर ये क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि ये इतनी कॉमन चीज़ है, ऊपर वाला एक एक टॉपिक करवा दिया भाई। ठीक है, एनएनपी मार्केट प्राइस बता रखा है, चाहे ठीक है विदेश हो या फिर विदेश के अंदर हो चाहे भीतर हो, लेकिन भारत का नागरिक हो, लेकिन नागरिक की सीमा के भीतर हो या विदेश में, लेकिन वो नागरिक होना चाहिए, बात खत्म। फैक्टर कॉस्ट के अंदर फैक्टर सिर्फ क्या है, कॉस्ट ही चेंज हो रही है भाई, साधन लागत होती है तो सब्सिडीज ये सारी चीज़ें होती है, उन पे फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, कुछ है नहीं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कुछ रहेगा तुम बता दूंगा। देखो यहाँ पे देखो क्या छोटी बारीक चीज़ें हैं, घरेलू जीडीपी मार्केट पे 100 रुपये उत्पादन है, विदेशों से शुद्ध आय हमारे यहाँ 10 रुपये, ये निवल अप्रत्यक्ष कर 5 रुपये। देखो कुल मिला के क्या आता है, जीएनपी कितना है 100 रुपये, प्लस हमने क्या कर दिया 10 रुपये विदेशों से, हमारा 110 हो गया जीएनपी मार्केट प्राइस। अभी हमें जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो ये इसमें 5 रुपये निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे, 105 रह जाएगा। ठीक है, देखो जीडीपी में स्थान मैटर करता है, जीडीपी हमेशा ही भी बात करता है स्थान, यानी कि पैलेस की, मतलब कि वो जगह कौन सी है, और जीएनपी बीच वाला जो चेंज होता है वो हमेशा नागरिकता की बात करता है, वो नागरिक कहाँ का है। अभी जीएनपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, देखो क्या होता है इसमें, पहले अक्षर डेप्रिसिएशन का है जी और एन का, दूसरे अक्षर की बात कर रहे हैं एनडीपी, तो इसमें बात करते हैं ये फॉरेन अफेयर, मतलब कि फॉरेन नेशनल प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, जीएनपी नागरिकता के लिए सकल घरेलू उत्पाद 110 है, मूल्य 10 रुपये हो गए, एनडीपी मार्केट प्राइस 90 रुपये हो गए, विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त होते हैं। ठीक है, फॉरेन से जो पैसे आए वो 10 रुपये है। देखो ये फिर मैंने एग्जांपल के थ्रू ऐड कर दिया, ये ऊपर बता दिया था मैंने, देखिए, और ये पीपीटी एक बार और रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा, ये रिवीजन पॉइंट भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनएनपी मार्केट प्राइस की पहचान कहते हैं नागरिकता से है, और शुद्ध नेट गिरावट दोनों ही शामिल होते हैं, उसका मूल्य बाजार होने मार्केट प्राइस होना चाहिए। साधन लागत एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, देखो मुख्य बात क्या, एनएनपी को ही किसी देश की वास्तविक नेशनल इनकम कहा जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट चेंज हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट कॉस्ट हो, सरकार की पॉलिसी भी चेंज हो गई है, एक बार ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ। एक वर्ष में देश के नागरिक द्वारा उत्पादन के साधनों के अर्जित कुल आय से है। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट एनडीपी ये मैंने ऊपर करवा दिए हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मैं मेरे को लगेगा वो करवा दूंगा। जीएपी ये थोड़ा देख लीजिए आप, जीवीए और जीडीपी में अंतर क्या होता है। जी इस उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्पादित द्वारा जोड़े गए मूल्य से है। जी पता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब कि जो हमने 10 रुपये का आटा लिया उसमें 5 रुपये की चीनी मिलाई तो 15 रुपये का हो गया। ठीक है, 5 रुपये का पानी मिला, हलवा बनाना है, मतलब उसके अंदर जो चीज़ ऐड होता जाएगी उसका पैसे भी ऐड होता जाएगा ना। जीडीपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जीडीपी सभी क्षेत्रों प्राथमिक द्वितीय और तृतीय के अंदर शुद्ध कारकों का बराबर होता है। ठीक है, अभी देखो आधार कीमत बेस ईयर की बात है, बाजार मूल्य पर उपलब्ध जीएवी में से उत्पादन पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को सब्सिडीज का प्रभाव होता है, बेस ईयर होता है। प्रीमियम बेस होता है उत्पादन, ये मैंने बता दिया, आप पढ़ लेना, पीपीटी डालूंगा, लेकिन क्योंकि पढ़ा इसलिए नहीं रहा क्योंकि सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं। बस सारे पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है हमारी,
ठीक है। बात है फारिग होने की, एनडीपी के सारे लगभग कंसेप्ट एक बार रिवीजन करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए हैं। और आपको पहले अक्षर का याद रखना है, दूसरे अक्षर का याद रखना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट क्लोज में अंतर बता दिया। तो और जो भी चीज़ से इससे बड़ी थी वो बता दिया। अगर तुम चाहते हो कि यूपीएससी लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारे, तो मेरी भी कॉन्वर्सेशन थोड़ी इंक्रीज करूँगा, इंप्रूव करूँगा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और इंक्रीज करने की। हम मेरे को नॉलेज है, सभी को लगभग एस्पिरेंट को नॉलेज होती है, लेकिन डिलीवरी करने का सिस्टम एक्सपीरियंस लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आने वाले दिनों में हम इस चीज़ पे पीवाईक्यू, यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू एनालाइज एक्सरसाइज, जो भी सारी एक्सरसाइज भी के साथ करेंगे, और करंट अफेयर अपडेटेड, मतलब जो चीज़ें अपडेट हो रहे हैं वो भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे होगा। ये हिंदी मीडियम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अभी टाइम लगेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम का मटेरियल काफ़ी है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा मटेरियल कम पड़ता है, और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाती है, क्योंकि हैंडल अप्रोच इंक्रीज करने के लिए इंग्लिश मीडियम के अंदर एग्जाम्पल अच्छे हैं और स्किल इम्प्रूवमेंट भी अच्छी है वहाँ पे। लेकिन अब मैं डिलीवरी सिस्टम मेरा थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू, तो मैं आपको एक हिंदी मीडियम में उस कंटेंट को रिलीज़ कर पाऊँगा। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा दोस्त, अब साथ में रहना, सब्सक्राइब कर लेना। एक बंधन हम दोनों के बीच में, और ये बंधन मैंने तो बना लिया है, आप बना लीजिए और जोड़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।